हेलो बच्चों, ज्ञान मंजिल तक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कुश कुमार और आज हम लेकर आए हैं साइंस क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि 40 मार्क्स के आते हैं। तो देखते हैं हम आज पहला क्वेश्चन कि सबसे कठोर तत्व कौन है। पहला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर तत्व कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार बी, हीरा। हीरा जो है यह हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ है। सबसे कठोर तत्व की बात किया जाए, सबसे कठोर धातु कोई पूछ देवे तो हो जाएगा सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो जो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है वह साफ जल में उत्पन्न होता है, अर्थात शुद्ध जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर का नाम क्या है, तो मादा एडिस मच्छर जो है। डेंगू ज्वर जो होता है वह वायरस से होता है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। डार्विन की एक पुस्तक है जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। पुस्तक के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने पूरे विश्व का चक्कर समुद्री मार्ग से लगाया था बीगल नामक जहाज से। कौन जहाज से? बीगल नामक जहाज से। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति हो जाती है? अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण किसकी प्राप्ति होती है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। C6H12O6 इसका सूत्र होता है। अगला देखते हैं कि मुकुलन का अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में। ईस्ट के साथ साथ हम याद रखेंगे हाइड्रा। क्या याद रखेंगे? हाइड्रा। हाइड्रा में भी मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोध परिपथ में धारा का मान क्या होगा, तो धारा के मान के लिए सूत्र है I बराबर V/R। तो I बराबर V/R, तो V का वैल्यू दिया हुआ है 12 वोल्ट। R कितना है? 1 और 2 ओम वाले श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध हो जाएगा 1 और 2 3, तो 3 से हम भागा दे देंगे, तो 3 चौको 12 अर्थात 4 एम्पियर। आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है, तो ओम के नियम का गणितीय रूप I बराबर VR, ये गलत है। I बराबर V/R गलत है। सॉरी। अगला देखते हैं ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है, तो ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? I बराबर VR गलत है। I बराबर V/R, यही हमारा आंसर सही होगा। I बराबर V/R। I बराबर R/V, ये भी ऑप्शन गलत है। और I बराबर V/R, ये भी गलत है। V बराबर IR होता है, R बराबर V/I होता है। अगर हम इसकी बात किया जाए तो अगर हम V ऊपर रख दें और नीचे हम एक तरफ I रख दें और एक तरफ R रख दें, तो जो सूत्र पूछेगा उसको मुन दीजिए। जैसे V बराबर पूछा तो V को V बराबर, तो V के स्थान पर रखिए V बराबर क्या होगा, तो नीचे क्या होगा? IR, तो IR आंसर होगा। I बराबर क्या होगा, तो I छोड़िए बताइए, तो V/R होगा। R बराबर क्या होगा, तो R को बंद किए तो V/I हो जाएगा। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो मलेरिया जो उत्पन्न करता है वह मच्छर जो है उस जो उत्पन्न होगा यह गंदा जल में होगा। तो म से मलेरिया, म से मल वाला जल में उत्पन्न होगा। और ड से डेंगू और ड से डिजिटल वाटर मतलब कि शुद्ध जल में होगा। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया रोग किससे होता है, तो परजीवी से होता है, प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग। ओजोन का परत पाया जाता है कहाँ पर, तो ओजोन का परत पाया जाता है ऑप्शन के अनुसार होगा सी, वायुमंडल के मध्य मंडल में। ऐसे समताप मंडल में भी आंसर होगा। अगर इसे दे दिया जाए क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, बहिमंडल, तो आंसर हो जाएगा समताप मंडल। कितने वैज्ञानिक ओजोन मंडल ही मानते हैं, ओजोन परत को ओजोन मंडल मानते हैं। तो अगर समताप मंडल न रहे तो ओजोन मंडल हम मार सकते हैं। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 होती है, क्योंकि सूत्र ही होता है O3 ओजोन का। ओजोन जो है सूर्य से निकलने वाले परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है, याद रखिएगा। आवर्तों की संख्या 7 होती है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि अक्रिय तत्व कौन है, तो अक्रिय तत्व हमारा है बी आंसर हीलियम। अक्रिय तत्व और सारे हैं। अक्रिय तत्व
की जानने की बात किया जाता है, अक्रिय तत्व है हीलियम जिसकी परमाणु संख्या 2 होती है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। रेडॉन के बारे में बता दें कि यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। आता है कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया, रेडॉन। और कौन सा अक्रिय गैस है जो सबसे अधिक वायुमंडल में पाया जाता था, आर्गन। एक और क्वेश्चन आता है कि जब भूकंप आता है तो पृथ्वी से कौन सा गैस रिसाव होता है, उत्सर्जित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेडॉन। कौन सा गैस उत्सर्जित होता है, तो रेडॉन। अगला देखते हैं क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है। तो क्लोरीन की संयोजकता हम दोस्तों बता दें कि -1 होती है। क्यों होती है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है, 17 है। Cl के परमाणु संख्या कितना है, 17। और 17 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकालें तो इलेक्ट्रॉनिक विनाश कितना आएगा, तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक विनाश बाहतम का सबसे पहला कक्षा में 2, 8 और 7। हम संयोजकता निकालने के लिए क्या जानते हैं कि बाहतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए था, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है तो इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन और किसी से ही लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये कर्जा में न हो जाएगा, कर्जा का माने माइनस इस पर आवेश आ जाएगा, तो इसलिए सी आंसर होगा। हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन के बारे में आगे जान लो। हाइड्रो और कार्बन माने कि हाइड्रोजन और कार्बन से बनी है को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जिसमें हाइड्रोजन भी है कार्बन भी है, तो हाइड्रोकार्बन हो जाएगा हमारा C6H12O6। इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। बाकी कोई ऑप्शन में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों नहीं है, जैसे H2 है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन नहीं है। CO2 कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। HNO3 हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है। अगला पादप में फ्लोएम संवाहक होता है किसके लिए, तो पादप में फ्लोएम जो होता है भोजन के लिए संवाहक होता है। किसके लिए होता है, भोजन। फ से फ्लोएम, फ से फल, अब फल क्या है, भोजन है एक प्रकार का। जाइलम किसके लिए संवाहक होता है, तो जैसे जल के लिए। जाइलम किसके लिए संवाहक होता है, तो जाइलम होता है जल के लिए संवाहक। देखते हैं अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, तो इंडोडर्म। इंडोडर्म। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है हमारा अवतल दर्पण से। किस दर्पण से, अवतल दर्पण से। वस्तु का समान प्रतिबिंब किससे बनता है, बराबर, समतल दर्पण से। वस्तु का छोटा प्रतिबिंब किससे बनता है, उत्तल दर्पण से। अवतल दर्पण में छोटा और बड़ा दोनों बढ़ता है, याद रखिएगा। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा, तो 2 डायोप्टर वाले क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर, तो फोकस F बराबर 1/P सूत्र होता है, तो 1/P, तो 1/P का वैल्यू 2 डायोप्टर। इसको मीटर में आता है तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो 2 से 50 बार में कटेगा, तो 50 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। अगर देखते हैं निकट दृष्टि दोष का निवारण किससे होता है, तो निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है हमारा अवतल लेंस से। अवतल लेंस से होता है। दूर दृष्टि दोष का निवारण होता है उत्तल लेंस से। बाइफोकल लेंस से जरा दूरदर्शिता का निर्माण होता है, जरा दूरदर्शिता का निवारण। एक दोस्तों हम बता देते हैं कि क्या है, एक होता है दूरदृष्टि दोष, क्या होता है, दूरदृष्टि दोष, और एक होता है क्या, निकट दृष्टि दोष। अब आप इन दोनों में कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाते होंगे कि अवतल होगा कि उत्तल, तो दूर और निकट में ये देखिए कि कौन बड़ा लिखा हुआ है, तो निकट बड़ा लिखा हुआ है, तो उत्तल अवतल में बड़ा कौन है, तो अवतल, तो निकट दृष्टि दोष अवतल। दूर छोटा है तो अवतल भी छोटा है, तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। अब बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया, तो बाइफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम जो है अक्रिय तत्व है, अक्रिय तत्व। और है हीलियम के साथ नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। जल में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है, तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो जल का सूत्र क्या होता है H2O, तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो 2:1 इसका आंसर होगा। आपका आंसर नंबर बी 2:1। अगर यही क्वेश्चन पूछ देता कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या न पूछ के परमाणु भार या अनुक्रमांक का अनुपात क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार
तो उसका क्या होता है अनुपात, तो ये होता है H2O। तो परमाणु भार हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 है तो 2, ऑक्सीजन का होता है 16 परमाणु भार, तो 16 तो 2 अठी 16, तो हमारा आ जाता है 1:8। तो 1:8 यहाँ देखिए लिखा हुआ है परमाणु द्रव्यमान का अनुपात। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त लिखे तो लास्ट में क्या है तो लास्ट में आना चाहिए तो 7। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। वर्गों की संख्या 18 होती है। वर्गों की संख्या कितनी होती है 18 होती है। अगला देखते हैं सिलिका क्या है, तो सिलिका एक उपधातु है। सिलिकॉन को ही सिलिका कहा गया, जर्मेनियम, कार्बन, ये सब क्या है उपधातु हैं। उपधातुओं की संख्या कितनी है 6। उपधातुओं की संख्या कितनी है दोस्तों 6। OH का क्रियाशील मूलक है, OH क्रियाशील मूलक किसका है तो अल्कोहल का है, अल्कोहल का। एल्डिहाइड का CHO होता है, एल्डिहाइड का क्या होता है CHO। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं, प्रक्रिया करते हैं और वह ऑक्सीजन जल के रूप में छोड़ते हैं। तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% का 21% बना हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है कितने, तो इसका आंसर हो जाएगा C 3.5 जूल प्रति मोल। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों C 3.5 जूल प्रति मोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। कितने कोष्ठक पाए जाते हैं 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। और इसी में देख लेते हैं क्वेश्चन कि केचुआ में कितने, तो 13, पश्चिम में 4, मेढक में 3, जो उभयचर होता है, जो जल एवं स्थल दोनों में रहता है उसमें 3, पश्चिम में होता है 4, केचुआ में होता है 13, सॉरी केचुआ में तिलचट्टा में होता है 13, तिलचट्टा में होता है 13, तिलचट्टा मतलब कॉकरेज, कॉकरेज में होता है 13, और केचुआ में होता है दोस्तों 4। केचुआ में क्या हो जाएगा, केचुआ में 4 हो जाएगा। मानव हृदय का औसत संकुंचन दाब कितना होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 120 mmHg। और संकुंचन दाब कितना होता है तो 80 mmHg। यह पूछ देगा मानव का रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 mmHg। रक्तचाप किससे मापा जाता है, तो स्फैग्मोमैनोमीटर से। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है, तो होता है पत्ती के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन। इसी के द्वारा जल निकलता है, जल के द्वारा ही ऑक्सीजन निकलता है। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर संवहन विधि द्वारा अलग करता है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। किसको, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यौगिक। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन विधि के अलैंगिक प्रजनन होता है। किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान है, तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I/sin R, sin I/sin R। अगला देखते हैं कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। समतल दर्पण का उपयोग हम लोग ऐसे कर लेते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में होता है, स्ट्रेट लाइट में होता है। अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट में होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक झुकाव होता है किरण का बैगनी, यहाँ आंसर है बैगनी। और सबसे कम किसका होता है झुकाव, तो लाल रंग का। सबसे कम किसका होता है, तो लाल रंग का। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी का सबसे कम होता है। विद्युत कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, तो उष्मीय होता है। क्या होता है, उष्मीय। उष्मीय H होता है हीट, तो H बराबर I² RT। तो इससे भी हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, H बराबर I² RT से। किस कुंडली का प्रतिरोध, देखते हैं, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए R बराबर VI, ये गलत है। R बराबर I/V, ये भी गलत है। R बराबर V/I, ये सही होना चाहिए ओम के नियम से। और R बराबर V-I गलत है। डायनोमो से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है, तो डायनोमो से दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न होती है, AC और DC दोनों।
डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो डी से होता है डेंगू और डी से होता है डिजिटल वाटर। डिजिटल वाटर मतलब कि साफ जल में उत्पन्न होते हैं। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है गंदे जलों में उत्पन्न होते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर है मादा एडिस मच्छर। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर है कौन? मादा एनोफ्लीज मच्छर। निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है हमारा आंसर नाभिकीय ऊर्जा। सी आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। गोबर गैस, लकड़ी, ये सब आदि जो है बायोगैस के मुख्य स्रोत है। अब बायोगैस में सबसे अधिक पाया जाता है मीथेन। मीथेन CH4 मीथेन जो है सबसे अधिक 80% पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 80%। सॉरी 80% नहीं पाया जाता, 60% पाया जाता है। अब प्राकृतिक गैस में जो पाया जाता है 80% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है किसके लिए? सोचने के लिए, ये सही है। हृदय स्पंदन के लिए सही है। शरीर के संतुलन बनाए रखने सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी के लिए। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम, जिसे परम मस्तिष्क भी कहते हैं। निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा नहीं है तो नर है। तो नर के लिए हो जाएगा क्या चीज? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका। बाकी जितने भी हैं अंडाशय, गर्भाशय, डिम्बवाहिनी जिसे फ्लोबियन ट्यूब कहते हैं, ये सब मादा जनन तंत्र का भाग है। पराग कोष में पाया जाता है। तो पराग कोष में पाया जाता है, आपका आंसर हो जाएगा डी, परागकण। परागकण होता है। पराग कोष में पाया जाता है परागकण। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो घोंघा मोलस्का समुदाय का प्राणी है। मोलस्का। ऑक्टोपस मोलस्का समुदाय का प्राणी है घोंघा। अड़हुल के फूल किस प्रकार के फूल हैं? तो द्विलिंगी। अड़हुल के जो फूल होता है द्विलिंगी है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। अपवर्तन के भी 2 ही नियम हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण, तो निर्गत कोण। अगर पूछ देगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, तो आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण। मान कि अभिलंब तो होगा सब में, जौन किरण पूछा वो कोण हो जाएगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्षमता P बराबर 1/f। तो 1/1 बराबर 1 डायोप्टर। और उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है प्लस, तो +1 डायोप्टर हो जाएगा आपका आंसर बी। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम के 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों बाहरी कक्षा में होते हैं। तो हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो अमोनिया क्या होता है? NH3। तो N के क्या हो गया 1, IH के हो गया 3, तो 1:3। 1:3 कौन ऑप्शन है? तो ये आपका सी आंसर है। अरे कार्बन क्या है? तो कार्बन एक उपधातु है। क्या है? कार्बन एक उपधातु है जिसके बाद हम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन सब उपधातु है। CHO क्रिया मूलक को क्या कहते हैं? तो CHO को क्रिया मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर, 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन 2 बिंदुओं के आर पार 2 कूलम आवेश को पार करने में कितना विद्युत कार्य करना पड़ेगा? तो विद्युत 12 वोल्ट तो कितना विद्युत कार्य करना पड़ेगा? तो हमको ई देखना है। तो W बराबर, या हम जानते हैं कि V बराबर W/Q, V बराबर W/Q। तो हमको कह रहा है कि कितना काट करना पड़ेगा, अर्थात W बराबर VQ। तो V कितना है? वोल्ट, 12 वोल्ट। और Q कितना है? 2 कूलाम। तो 12 दूनी कितना हो गया? 24। और 24 जूल हमारा आंसर होगा सी, 24 जूल। 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं 20 और 10, 20 और 10 30।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 100 वाट और 220 वोल्ट यहाँ होगा। 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? तो 100 वाट और 220 वोल्ट प्रतिरोध हमको तो वाट दिया हुआ है शक्ति वाला, तो शक्ति वाला के सूत्र क्या होता है? P बराबर VA²/R। हमको प्रतिरोध पूछ रहा है तो R बराबर क्या हो जाएगा? VA²/P। अब V का वैल्यू कितना है? तो V का वैल्यू है 220। 220 अब स्क्वायर है तो 220 गुने 220। अब बटा 100 वाट शक्ति है तो 100, 00 से 00 कटा तो यहाँ 22 गुने 22 बचा, तो 22 गुने 22 कितना होता है? तो 484। और 484 कौन ऑप्शन है? तो बी आंसर है। हम आगे, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो किस दिन नहीं कर? धूप वाले दिन तो आराम से कर सकते हैं, गर्म दिन में आराम से कर सकते हैं, पवनों वाले दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। तो हम किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो जिस दिन बादल छाया रहेगा, सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, उस दिन कैसे कर सकते हैं? अगला देखते हैं, N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच के सहसंयोग बंधन कितने हैं? तो N2 में होते हैं 3। N2 के N नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितने हैं? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7। इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक बेस निकालिएगा तो 2 और 5 7। 72 कक्षा में हमको 8 पूरा करना होता है, तो 8 पूरा करने के लिए इसको 3 चाहिए, तो 72 कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए, तो 3 को सहसंयोजक बंधन बनाएगा। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो C6H6 बेंजीन का अणुसूत्र है। जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है? तो हाइड्रोजन गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है? हाइड्रोजन गैस। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो पादप में जाइलम हम बता चुके हैं, जैसे जाइलम जैसे जल के वहन के लिए, जल के समय। अब फ्लोएम एक होता है, एक क्या होता है? फ्लोएम। तो फ्लोएम किसके लिए? फ से फ्लोएम, फ से फल। अब फल किसको कहते हैं? फल है क्या? भोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाइरुवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है। पाइरुवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जल देता है, ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है? तो यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी को कहते हैं संपूर्ण श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया में इसी को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो ये समझ लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाया नहीं जा सकता? तो जिससे प्रकाश आर पार नहीं होगा। जैसे जल, तो जल से तो आर पार हो जाएगा, इसलिए जल से बनाया जा सकता है। कांच से भी बनाया जा सकता है, कांचों में हो जाएगा, प्लास्टिक से भी बनाया जा सकता है, लेकिन मिट्टी में नहीं हो सकता है प्रकाश आर पार, इसलिए मिट्टी से नहीं बनाया जा सकता। अगला है कि किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना पड़ेगा? तो फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, और डी ऑप्शन है प्रकाश केंद्र पर। तो प्रकाश केंद्र ओ पर तो रख नहीं सकते हैं, तो हम इसका आंसर मानेंगे वक्रता केंद्र सी पर, या इसको 2F1 कहते हैं, 2F1 कहते हैं लेंस में, सी कहते हैं दर्पण में। समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है? तो अल्पतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। और हम बता दें कि अधिकतम कितनी होती है? अधिकतम, तो अधिकतम हम लोग सूर्य को भी देख सकते हैं, माने कि अनंत। अधिकतम अनंत होती है, अधिकतम ब्रह्मांड को देख रहे हैं यहाँ से। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। कोई विलयन का लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला कर दे, पीएच मान क्या होगा? तो देखिए, हम नीला लिखने आता है, तो अगर नीला से लाल कर दे, नीला से लाल, तो वो अम्लीय होगा। अम्ल का पीएच मान 5 होता है या 7 से कम होता है। तो कौन सा विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल को नीला, उल्टा ना कर रहा है, तो उल्टा लाल से नीला करेगा तो क्षारीय होगा। और क्षारीय पीएच मान कितना होता है? तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो इसका आंसर होगा 7 से अधिक। तो 7 से अधिक इसमें ऑप्शन अगर हम देखें तो हमारा ए भी है, बी भी है और डी भी है, तो ये 3 होना चाहिए था। तो इसका आंसर होना था पीएच मान, कोई विलयन लाल लिटमस को नहीं
नीला कर देता है। इसका पीएच मान कितना नहीं हो सकता है, होना चाहिए था, तो आंसर होता 5, और नहीं तो ये सभ्य होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो 18। आवर्त कितने हैं, तो 7। आवर्त कितने हैं, तो 7 हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं हम लोग एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और एल्कोहल को कहते हैं OH, कीटोन को CO। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति, तो P बराबर VI सही है, P बराबर VA स्क्वायर बटा R सही है, P बराबर I स्क्वायर R सही है। तो इनमें से जो मिल जाए तो I स्क्वायर R हमारा आंसर सही है। तो कौन निरूपित नहीं करता है, तो ये तो निरूपित करता है, सही है, I R स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा B, कि कौन निरूपित नहीं करता है, तो I बराबर आई आर स्क्वायर, तो आई स्क्वायर आर होता है, आई आर स्क्वायर नहीं होता, भी आई होता है, देखिए आई स्क्वायर आर होता है, सही है, अब भी स्क्वायर बटा आर होता है, सही है। विद्युत धारा का उत्पन्न करने की युक्ति क्या है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग कहते हैं जनित्र या जनरेटर। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा होती है, तो लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, अब बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसमें हम जानते हैं कि लघुपथन मतलब कि शॉर्ट सर्किट होता था, क्या हो जाता है, तार जलने लगता है, तार गल जाता है। तो तार गलेगा जलेगा कब, जब विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा तब ना, तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक क्या होता है, बढ़ जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, क्या, नाभिकीय ऊर्जा। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है, तो यह तत्व हो सकता है कार्बन। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो सहसंयोजक बंधन होने की संख्या होती है 7, क्योंकि एथेन का तो मीथ ईथ, तो एथेन को हो जाएगा C2H6, और C हो जाएगा 2 गो, H 6 गो, तो H 3 और 3 यहाँ, तो यहाँ एगो H आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो कितने सहसंयोजक बंधन बने, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हम गिन सकते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये क्या हो गया, 7। और नहीं तो इसमें हम जान सकते हैं कि एथेन में तो C2H6, तो ये दोनों को जोड़िए तो 6 2 8, 1 कम कर दीजिए 7। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो इसमें 3 होती है, कितनी होती है, तो 3। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित है। मनुष्य के शरीर में 2 वृक्क होते हैं, इसका वजन कितना ग्राम होता है, 150 ग्राम। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, वृक्क में होता है। 2 तंत्रिका उस कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स। परागकोश में क्या पाया जाता है, तो परागकोश में हमारा पाया जाता है परागकण, डी आंसर होगा, क्या पाया जाता है, परागकण, आंसर डी, परागकण। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो इसमें बच्चों लोग आंसर 2 देता है, कभी चिंपांजी देता है, कभी चीन के विद्यार्थी देता है। तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो चीन के विद्यार्थी है, चिंपांजी, दोनों में कन्फ्यूजन है, चीन के विद्यार्थी भी हो सकता है। इससे हो सकता है कि 80 में से 40 बनाना है, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए इसको हम छोड़ भी सकते हैं। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है, हम आगे बता दिए, ईस्ट में, हाइड्रा में, ईस्ट में और हाइड्रा, हाइड्रा में भी मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है। विद्युत जनित का सिद्धांत कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया, माइकल फैराडे ने किया। किसने किया, माइकल फैराडे। किसी विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, तो इसका पीएच मान कितना होगा, तो लाल लिटमस को नीला करता है, तो नीला, तो लाल लिटमस को नीला करता है, उल्टा रहे तो उल्टा रहे, तो पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए, क्योंकि क्षार होगा, और 7 से अधिक ऑप्शन हमारा है डी, तो आंसर हो जाएगा डी 10, डी 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन युग्म समावयवी है, तो निम्नलिखित में कौन युग्म समावयवी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी, कि समावयवी वही होंगे जिसमें कार्बनों की संख्या समान हो, हाइड्रोजन की संख्या समान हो, ऑक्सीजन की संख्या समान हो, सभी समान हो तब। निम्नलिखित में कौन अधातु है, तो अधातु कौन है,
तो इसमें Au माने सोना तो धातु है, एल्युमिनियम धातु है, लोहा धातु है, तो अधातु कौन हुआ? अधातु कार्बन हो गया, उपधातु भी कहते हैं। एथेनॉल बनाता है तो एथेनॉल A आंसर होगा। OH अल्कोहल एथेनॉल बनाता है। शुक्राणु बनता है तो शुक्राणु कहाँ बनता है? तो शुक्राणु बनता है वृषण में, शुक्राणु बनता है वृषण में। ऑक्सीजन क्या है? नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? तो ये हार्मोन है, पादप हार्मोन। कैसा हार्मोन है? पादप हार्मोन। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो मनुष्य में वृक्क संबंधित है, यह है उत्सर्जन से, उत्सर्जन से। सही आहार श्रृंखला क्या है? तो सही आहार श्रृंखला जैसे चिड़िया को सांप खाएगा, चिड़िया को सांप खाएगा, सही है, लेकिन सांप को घास खाएगा, गलत बात। मछली को घास खाएगा, गलत बात। बकरी को घास खाएगा, गलत बात। घास को हिरन खाएगा और हिरन को शेर खाएगा, ये हमारा सही हो सकता है, तो आंसर नंबर डी होगा। पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या है? तो पक्षी और चमगादड़ के पंख है संवृत पंख। ये याद रखिएगा क्या है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख, तो दोनों का पंख क्या है? पंख। और पंख के से क्या होता है? उड़ना। और उड़ने का क्या है? समान कार्य है। तो जब समान कार्य होगा तो समान कार्य होगा तो संवृत होगा, और समान जाति होगा तब समजात होगा। तो इसका जाति अलग है लेकिन उड़ने का काम करता है, समान काम है तो समान काम है तो संवृत, माने समान काम है तो समजात नहीं होगा, मतलब कि संवृत होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए, हमारा आंसर होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है कैसा? आगे देख लेते हैं। तो उत्तल लेंस ई है, तो इसमें क्या है? किनारों की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है, तो सभी जगह समान मोटाई, गलत बात। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, गलत बात। किनारों के अपेक्षा बीच पर मोटा भाग, ये हमारा सी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं दृष्टिपटल या रेटिना, या यहाँ हम देखें डी आंसर, तो डी ऑप्शन देख लीजिए, दृष्टिपटल या रेटिना है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, और 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल प्रति सेकंड, अर्थात जूल प्रति सेकंड को ही वाट कहते हैं। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है, इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित किया जाता है, इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या होगी? तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या हो? शक्ति P निकालना। तो देखिए 220 वोल्ट और 100 वाट पर अंकित है, तो इसका I निकाल दीजिए। तो I बराबर क्या होता है? I बराबर V बटा P, क्योंकि P बराबर VI होता है। P बराबर क्या होता है? VI, तो I बराबर P बटा V, सॉरी P बटा V होगा। अगर देखते हैं कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है, तो 110 वोल्ट प्रचालित किया जाता है, तो इसका उपयुक्त शक्ति निकालिए। तो सबसे पहले शक्ति निकालने से पहले हमको I निकालना पड़ेगा, तो I बराबर होता है P बटा V। तो P बटा V, तो P का वैल्यू कितना है? वाट शक्ति, तो 100, और V का वैल्यू कितना है? तो 220, 0 से 0 कटा, तो कितना बचा? 10 बटा 22 एम्पियर। अब हमको निकालना शक्ति, तो P बराबर क्या होता है? VI, और शक्ति निकालना कितना वोल्ट पर? 110 वोल्ट पर, तो 110 गुने I का वैल्यू 10 बटा 22, तो 11 दूनी 22 कटा, और यहाँ 10 नहीं है, क्या बच गया? 100 बच गया, और नीचे कितना बचा? 2, तो 100 में 2 से भगा देंगे तो 50 वाट, 50 वाट है आंसर, तो हमारा सी आंसर है 50 वाट। निम्नलिखित में सहसंयोजी यौगिक कौन है? तो सहसंयोजी यौगिक है CH4, CH4 सहसंयोजी, बाकी सब आयनिक यौगिक है, बाकी सब क्या है? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं कथनांक दोनों उच्च होते हैं, याद रखिएगा। आयनिक यौगिक है। लोहा को जिंक से लेपित करने की विधि को क्या कहते हैं? गैल्वेनिकीकरण। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो तत्वों के वर्गीकरण का आधार रखा गया परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, लेकिन जो मेंडलीफ बनाया था उसमें तत्वों का आधार रखा गया था परमाणु द्रव्यमान।
आवर्तसानी का जन्मदाता कहा जाता है मेंडलीफ को। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है अवायवीय श्वसन में। वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा आदि का निर्माण होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है सभी। स्वपोषण पोषी कौन करता है? हरे पौधे। हरे पौधे के लिए क्या जरूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, तब वो अपना भोजन बनाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो सबसे कठोर तत्व कौन है? तो सबसे कठोर तत्व है, इसका आंसर हो जाएगा हीरा। तो स्वपोषी पोषण के लिए हो गया आपका आंसर। यह वीडियो यहीं तक। इसमें कुल 100 क्वेश्चन दिए गए हैं और बाहर से भी बताए गए हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल के आइकन जो घंटी है उसको बजा दें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद देखने के लिए।